एक लड़का जिसके घर की बेहद गरीब स्थिति थी, पर वो लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था। वो लड़का मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद वो नौकरी की तलाश में शहर की ओर रुख कर लेता है। शहर जाने के बाद वो नौकरी की तलाश करता है, उसे नौकरी भी मिल जाती है। वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है, उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और वो सैलरी में से कुछ पैसे अपने घर पर भी भेजता था। अभी उसको नौकरी करते हुए 7-8 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन उसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है कि आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीके और आप सुन रहे हैं रियल क्राइम स्टोरीज। तो दोस्तों जो आज की सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार के अररिया जिले। अररिया का रहने वाला सागर, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष, वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज़ था। घर के हालात ख़राब होने के कारण वो मैट्रिक की पढ़ाई पास करने के बाद काम की तलाश में लुधियाना शहर चला जाता है। लुधियाना शहर जाने के बाद उसे एक स्पोर्ट्स कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी में उसे अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है। तो साल 2016 में नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन 3-4 महीने नौकरी करने के बाद वो अपने छोटे भाई सरवण को भी अपने पास नौकरी करने के लिए बुला लेता है। दोनों भाई गांधीनगर की एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और वहीं फतेहगढ़ की एक पाली बिल्डिंग में किराया कमरा लेकर रहने लगते हैं। ये बात है 9 अप्रैल सन 2017 की। दोनों भाई रोज़ की तरह फैक्ट्री से ड्यूटी करके अपने कमरे पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद सागर सरवण से बोलता है कि तुम खाना बनाओ, मैं थोड़ी देर छत पर घूम कर आता हूँ। सागर छत पर घूमने चला जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद उसी बिल्डिंग में रहने वाला सागर के गांव का लड़का संजय, जिसका नाम संजय था, वो आकर सरवण को बताता है कि तुम्हारे भाई की लाश ऊपर छत पर पड़ी हुई है, किसी ने उसको मार दिया है। ये बात सुनकर सरवण दौड़कर छत पर जाता है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वाकई में उसके भाई की डेड बॉडी छत पर पड़ी हुई थी। आनन फानन की स्थिति में वो लोग उसे नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद वो पुलिस को सूचना देते थे। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस लाश की कंडीशन देखती है तो उस पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए थे। तो पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सरवण से पूछताछ करती है। जब सरवण से पुलिस पूछताछ करती है तो सरवण बताता है कि सर, हम रोज़ की तरह ड्यूटी करके कमरे पर पहुंचे थे। कमरे पर आने के बाद सागर मेरे से छत पर टहलने की बोल के गया था। लगभग 1 घंटे बाद संजय ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है। सरवण की बातों को आधार मानकर पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि छत पर बहुत सारा खून फैला हुआ है। घटना स्थल पर मुआयना करने के बाद जब पुलिस बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं तो बिल्डिंग के बाहर निकलने के बाद देखती हैं कि बिल्डिंग के नीचे कम से भी कम 25 से 30 साइकिलें खड़ी हुई हैं। उस बिल्डिंग में लगभग 30 कमरे थे जो मकान मालिक ने प्रवासी मजदूरों को किराए पर दे रखे थे। जब बिल्डिंग के मालिक से पूछताछ की जाती है तो बिल्डिंग मालिक बताता है कि मैंने सारे के सारे कमरे मजदूरों को किराए पर दे रखे हैं और ये सारी की सारी साइकिलें उन्हीं मजदूरों की हैं। जब पुलिस मौका वारदात का अच्छी तरीके से तहकीकात करती हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनको साइकिलों के पास एक चाबी पड़ी हुई मिलती है। चाबी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और चाबी लेकर थाने चले जाते हैं। जब वो चाबी लेकर थाने चले जाते हैं तो इस केस भी छानबीन के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देते हैं। धीरे धीरे इस केस की छानबीन के तहत पुलिस अधिकारी का माथा ठनका तो वो वापस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर सभी मजदूरों से वो बोलते हैं कि सभी यहाँ से अपनी अपनी साइकिलें हटा लो। सभी मजदूरों ने अपनी अपनी साइकिलें वहाँ से हटा ली। हटाने के बाद भी एक साइकिल वहाँ पर बच जाती हैं।
तो पुलिस अधिकारी कांस्टेबल से बोलते हैं कि इस साइकिल को इस चाबी से ताला खोल के देखो। जब उस चाबी को उस साइकिल के ताले में लगा के देखा जाता है तो वाकई में वो चाबी से उस साइकिल का ताला खुल जाता है। जब सभी मज़दूरों से पुलिस अधिकारी पूछताछ करता है कि साइकिल किसकी है, तो सभी मज़दूर मना कर देते हैं कि साइकिल हमारी नहीं है। तो एक केस और उलझ जाता है कि आखिर ये साइकिल किसकी है। तो पुलिस अधिकारी इस केस को गहराई से लेते हुए बिल्डिंग मालिक से पूछताछ करते हैं, जो कि बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग के सामने एक किराने की दुकान लगा रखी थी। तो सारे मज़दूर किराने का सामान वहीं से लेते थे और बिल्डिंग मालिक की दुकान पर एक कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो एक व्यक्ति तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास बहुत तेज़ी से साइकिल लेके आता है, साइकिल को वहाँ खड़ी करता है और खड़ी कर कर अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस निकलकर हड़बड़ाहट में जब बाहर निकलकर वो भागने लगता है तो गिर जाता है। गिरता है तो उसकी जेब से साइकिल की चाबी वहीं रह जाती हैं और साइकिल छोड़कर वो वहीं से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर जब पुलिस सागर के भाई श्रवण से पूछताछ करती है तो श्रवण उस आदमी को पहचान लेता है और वो पुलिस को बताता है कि दरअसल ये कोई नहीं, मेरा ही चचेरा भाई अशोक मंडल है, जो हमारे कमरे से कुछ ही दूरी पर किराया कमरा लेकर रहता है। श्रवण बताता है कि कुछ दिनों पहले अशोक और सागर की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। तब से हम अलग अलग रहने लग गए और ना तो तब से वो हमारे कमरे पर आता जाता है और ना ही हम उसके कमरे पर आते जाते हैं। तो पुलिस वालों को अशोक के ऊपर शक हुआ तो पुलिस अशोक को कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है। जब पुलिस अशोक को कस्टडी में लेकर पूछताछ करती हैं तो अशोक बताता है कि मैं वहाँ ज़रूर गया, बिल्डिंग में गया ज़रूर था, पर मैंने सागर की हत्या नहीं की है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं अशोक पर शक हुआ और पुलिस ने अशोक को सीसीटीवी फुटेज अशोक ने पुलिस की पूछताछ में ये बताया कि दरअसल मैं उस दिन घटना वाले दिन मैं उस इलाके में था ही नहीं। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अशोक से पूछताछ की तो अशोक फंस गया था बुरी तरीके से। अशोक के पास और चारा नहीं बचा था तो अशोक ने अपनी सच्चाई कबूल कर ली और पुलिस वालों को सारी घटना बताई। जब अशोक सारी घटना की सच्चाई पुलिस वालों को बताता है तो अशोक भी बेदी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। कुछ साल पहले ही अशोक भी नौकरी की तलाश में लुधियाना शहर आता था और एक स्पोर्ट्स कंपनी में नौकरी करने लग जाता है। धीरे धीरे अशोक की वहाँ पे कमांड बढ़ जाती हैं और वो ठेके पर मज़दूरों को लगाने लग जाता है। तो उसने ठेके पर मज़दूरों को लगाने के लिए अपने इलाके से सागर के साथ साथ कई सारे और भी लोग बुलाए थे। उन लोगों को उसी कंपनी में उसने नौकरी दिलवा दी। जब सागर अशोक के पास नौकरी करने के लिए आता है तो दोनों एक ही कमरे में रहने लग जाते हैं साथ साथ। 3-4 महीने नौकरी करने के बाद सागर को अच्छी पैसा मिलने लग जाता है और वक्त पर घर पर पैसे भी भेजने लग जाता है। तो सागर सोचता है क्यों ना अपने छोटे भाई को भी यही नौकरी पे बुला लिया जाए। तो सागर अपने छोटे भाई श्रवण को भी नौकरी के लिए लुधियाना बुला लेता है। जब छोटा भाई श्रवण वहाँ पर पहुँचता है तो सागर, श्रवण और अशोक तीनों एक ही कमरे में रहने लग जाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं एक ही कंपनी में। थोड़े दिनों बाद उनको खाना बनाने की दिक्कत होने लगती है। जब सारे नौकरी पर चले जाते हैं तो खाना बनाने की दिक्कत होना आम बात है। अशोक जो कि शादीशुदा हैं, उसने इस दिक्कत को देखते हुए उसकी पत्नी, अशोक की पत्नी राधा, उम्र जिसकी 27 साल, वो 2016 में लास्ट ईयर अपने पास बुला लेता है। राधा के आने के बाद उनके खाना बनाने की समस्या ख़त्म हो जाती है। तीनों नौकरी करते हैं। अब जो कि अशोक की पत्नी राधा, जो कि सागर के रिश्ते में भाभी लगती हैं, तो सागर कभी कभी राधा से हंसी मजाक कर लिया करता था। जब वो हंसी मजाक करता तो सागर के अशोक के सामने भी हंसी मजाक कर लिया था।
इस बात का अशोक को भी कुछ बुरा नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी हंसी मजाक के चक्कर में सागर और राजा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती। सब अपनी अपनी नौकरी करते हैं और इन्हीं हंसी मजाक के चक्कर में नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों का प्यार परवान चढ़ा, तो दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं। अब धीरे धीरे जब नौकरी पर वो जाने लगते, उनको सब तरह से कोई समस्या नहीं थी, तो अशोक और श्रवण के नौकरी पर जाने के बाद सागर नौकरी से छुट्टी ले लेता और घर पर ही अपने रूम पर ही रहता। जब वो दोनों नौकरी पर चले जाते तो अपनी भाभी यानी कि राधा के साथ में फुल अय्यासी करता, मौज मस्ती करता। इस बात की अशोक को कानो कान खबर तक नहीं थी। आखिर कब तक इस सच्चाई से छुपा जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब अशोक और सागर श्रवण ड्यूटी पर चले गए, सागर अपने रूम पर ही रुका हुआ था, तो एक दिन अचानक से अशोक कमरे पे आ जाता है और दोनों को संबंध बनाते हुए लाइव देख लेता है। दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अशोक आप बबूला हो जाता है, बहुत तेज़ गुस्से में आ जाता है। पर श्रवण समझदारी से काम लेता है, अशोक समझदारी से काम लेता है और दोनों को बैठकर समझाता है। तो समझाने के बाद दोनों अशोक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमारे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अशोक भी इस बात को मान लेता है कि जाने अनजाने में हो सकता है कहीं ना कहीं इनसे गलती हो गई है। अशोक भी इस बात को मानकर यही इस बात को रफा दफा कर देता है और तीनों वापस अपने ड्यूटी पर जाने लगते हैं। फिर भी तीनों साथ ही रहते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता? कहीं ना कहीं एक दिन इसको थमना ही था। इधर अशोक तो समझ गया, पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा हुआ था, तो ये चोरी छुप के इन दोनों का मिलने का सिलसिला चलता रहा। और आखिरकार एक दिन फिर से अशोक इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो रंगे हाथों पकड़ने के बाद अशोक गुस्से में तिलमिला जाता है और दोनों की, राधा के साथ साथ सागर की भी खूब पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वो उनको समझाकर अपने रूम से बेदखल कर देता है। तो सागर और श्रवण अलग उसी मोहल्ले में एक पाली बिल्डिंग में किराया कमरा लेकर रहने लग जाते हैं और अशोक राधा को अपने गांव भेज देता है। कुछ दिनों का समय बीता। अब इन दोनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अशोक ने सोचा कहीं न कहीं राधा को गांव भेजने से इस समस्या हल हो जाएगी, पर अशोक तो निश्चिंत था, पर ये दोनों सागर और राधा जिस्मानी तरीके से तो अलग हो चुके थे, पर ये अब भी राधा के गांव जाने के बाद भी फ़ोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे इन बातों का पता गांव वालों को चला और गांव में अशोक की बदनामी हो गई। सारे गांव वालों को इस बात का पता चला तो अशोक की बदनामी हो गई। जब अशोक को इस मैटर का पता चला तो अशोक ने सोचा ये तो अपनी बड़ी बेइज्जती हो गई। कहीं न कहीं अशोक को इस बारे में बहुत बुरा लगा। फिर भी अशोक बहुत समझदारी से काम लेता है और 9 अप्रैल 2017 को शाम के समय अशोक सागर को फ़ोन करता है कि तू कहाँ है। सागर उससे बोलता है कि मैं अपने रूम पर हूँ। तो अशोक फ़ोन कट करके एक धारदार हथियार लेकर सागर के रूम पर पहुँच जाता है। वो अपनी साइकिल लेकर जाता है और बिल्डिंग के बाहर साइकिल खड़ी करके वो छत पर पहुँच जाता है। छत पर पहुँचने के बाद देखता है तो सागर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। जब सागर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है तो उसे समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं राधा से बात कर रहा है। तो अशोक सागर के सामने ना जाकर वहीं छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। जब दोनों की बातें वो सुनने लगता है तो दोनों बहुत ही गंदी तरीके से बातें कर रहे थे। अशोक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो उन दोनों की बातें सुनता रहा।
दोनों की बातें सुनने के बाद जब अशोक सागर के पास जाता है और सागर को समझाने की कोशिश करता है, तो सागर उसकी पत्नी राधा के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करता है। तो अशोक को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में तिल मिला जाता है और धारदार हथियार निकालकर सागर के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार कर देता है। कई वार करने के बाद भी जब सागर की मौत नहीं होती है, तो एक लास्ट वार सागर की गर्दन पर भी करता है। सागर लहूलुहान हालत में सागर को वहीं छोड़कर अशोक तेज़ी से बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। जब वो बिल्डिंग के बाहर निकलता है तो हड़बड़ाहट में बिल्डिंग के गेट पर गिर जाता है और उसकी जेब से उसकी साइकिल की चाबी गिर जाती है, तो वो साइकिल को वहीं छोड़कर अपने कमरे पर पहुंच जाता है। अशोक की ये सब बातें सुनने के बाद अशोक की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अशोक को जेल भेज दिया। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय जवान जय किसान।